हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य एफ्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, मौर्य क्लास एफ्ट क्लासेस में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये सवाल करते हैं कि जो लोग पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, वो ये सवाल करते हैं कि सर हमें जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। और जो लोग नई रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं जीएसटी में, उनका भी ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सा बेटर स्कीम है, नॉर्मल स्कीम बेटर है या कंपोजिशन स्कीम बेटर है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपोजिशन स्कीम के ही बारे में बात करने वाले हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसकी रिटर्न कैसे फाइल करी जाती है, कौन से टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को चूज़ कर सकते हैं, और यदि आप कंपोजिशन स्कीम को चूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में और हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कंपोजिशन स्कीम आखिर किन टैक्स पेयर्स के लिए सूटेबल है और ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इस स्कीम के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी लॉ में पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, ताकि उनके जो भी कंप्लायंस बर्डन है वो सिंप्लीफाई की जा सके और उनके ऊपर जो जीएसटी से रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, इट was designed to simplify the compliance and reduce cost for small taxpayers। सो बेसिकली इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का यही गोल था, ताकि स्मॉल टैक्स पेयर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंप्लायंस बर्डन को सिंप्लीफाई कैसे करता है, क्योंकि रेगुलर स्कीम में यदि हम देखें फ्रेंड्स, तो आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। अब तो क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद से आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन मंथली टैक्स का पेमेंट आपको मंथली ही करना पड़ेगा। सो ये रेगुलर स्कीम में इस तरीके का कंप्लायंस है, लेकिन जब आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे तो आपका कंप्लायंस बर्डन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना होता है और ईयरली जो है आपको रिटर्न भरना है, ठीक है, और उसके बाद एक एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है। तो आपको कंप्लायंस बर्डन में थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद। इसके बाद आपका कॉस्ट जो है कैसे कम हो रहा है इस स्कीम के आने के बाद, यदि आप इस स्कीम को चूज़ करते हैं तो आपका कॉस्ट किस तरीके से कम होगा। सो कॉस्ट में ये है बेसिकली फ्रेंड्स कि आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज रेट से ही आपको टैक्स पेमेंट करना है, यानी कि एक रेट फिक्स कर दिया गया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पर्सनस हु आर गोइंग टू रजिस्टर इन दिस पार्टिकुलर स्कीम। यदि आप एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए एक अलग रेट से आपको कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेमेंट करना होगा। यदि आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए अलग रेट है, और यदि आप एक एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन है तो उसके लिए एक अलग रेट आपके लिए स्पेसिफाइड है। तो जिसकी वजह से कि आपका जो कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास हाई लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। सो इस बेसिकली इन दोनों पर्पस के लिए ये कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यदि आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, यदि आप जो है अपने कंप्लायंस बर्डन को कम करना चाहते हैं और आप अपने जो भी जीएसटी से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आपके ऊपर गिर रही है, उसके कॉस्ट को यदि आप कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस स्कीम। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि इसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। तो रिटर्न क्वार्टरली आपको जो है टैक्स का पेमेंट करना है, आपको जो है मंथली इस स्कीम में मंथली आपको पेमेंट नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन से टैक्स पेयर जो है इस स्कीम को चूज़ कर सकते हैं। तो इस स्कीम को चूज़ करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1.5 करोड़ तक होना चाहिए। यदि आपका 1.5 करोड़ तक यदि टर्नओवर है, और यदि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर होगा वो भी 1.5 करोड़ तक ही होगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम को चूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इस स्कीम का फ़ायदा ऐसे टैक्स पेयर के लिए है फ्रेंड्स जो कि B2B ट्रांजेक्शन्स बहुत कम करते हैं, उनका ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो है B2C होता है। सो ऐसे टैक्स पेयर जो है इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखे होंगे रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो उनका ज़्यादातर सप्लाई B2C ही रहता है, इसलिए वो लोग कंपोजिशन स्कीम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। या फिर किराना स्टोर हो गया, जो जनरल स्टोर
का दुकान खोल के बैठे हुए वो लोग भी जो है कंपोजिशन स्कीम को सेलेक्ट करके ही वो अपना टैक्स का पेमेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर ऑफ दोज टैक्स पेयर्स। सो फ्रेंड्स, यदि आपका टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ तक है तो आप इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपका टर्नओवर जो है ठीक है, यदि आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, यदि आप जो है ये कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो भी आप आराम से आ सकते हैं। आपका टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आप आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यदि आप एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स हैं और आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड पॉइंट में है फ्रेंड्स कि यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे यदि आप कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हैं या इस स्कीम में जाना चाहते हैं, आपका टर्नओवर यदि 75 लाख तक है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका यदि टोटल टर्नओवर या टैक्सेबल टर्नओवर यदि 50 लाख तक है तो आप जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हालांकि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है क्योंकि वो लोग इसके लिए इस स्कीम के बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इन केस यदि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपका टर्नओवर यदि 50 लाख तक है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और इस स्कीम में जो है जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी शामिल किया गया है। बाकी जितने भी सर्विसेज क्लास के पर्सन हैं उनको इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। सिमिलरली अब टर्नओवर की बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या है। टैक्सेबल टर्नओवर जनरली क्या होता है कि आप बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, एक ही पैन आपका सिंगल पैन है, सिंगल पैन से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने बहुत सारे जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं अपने सिंगल पैन नंबर पे, और वो जो आपके जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। तो आप क्या है कि जब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की जब बात आती है कंपोजिशन स्कीम के लिए तो जितने भी बिजनेसेस आपके रजिस्टर्ड हैं सिंगल पैन में जीएसटीएन आपने ले रखी है वो सारे बिजनेसेस के टर्नओवर को इसमें काउंट किया जाता है और उसके बाद जो है कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। इनकेस यदि आपके 5 बिजनेस यदि रजिस्टर्ड हैं फ्रेंड्स और उसमें से आप 3 बिजनेस आपके रेगुलर स्कीम में हैं, 2 बिजनेस आपके जो है कंपोजिशन स्कीम आप 2 बिजनेस के लिए लेने जा रहे हैं तो उस केस में आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। आपको कंपोजिशन यदि लेना चाहेंगे तो आपको सारे बिजनेस पे आपको कंपोजिशन मिलेगा। इसलिए एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर सारे बिजनेसेस आपके टर्नओवर को इंक्लूड करके ही निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की एक्सक्लूजन फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो पहला आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में बिजनेस विद इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप सप्लाई करने की सोच रहे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। और आप एक ऐसे गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं जो कि एक एग्जेम्प्ट सप्लाईज है तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस रिलेटेड सर्विसेज, यदि आप कोई रेस्टोरेंट सर्विस से छोड़ करके यदि कोई और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इस स्कीम नहीं मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम है, टोबैको है या पान मसाला है। सो फ्रेंड्स ये जो कैटेगरी है जो पर्सन्स की उनको कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए आप पहले से अश्योर हो लीजिए, पहले से आप जो है इंश्योर कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इंटर स्टेट सप्लायर हैं आप या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट पर्सन है या फिर आप जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम है, टोबैको, पान मसाला, या आप जो है कोई रेस्टोरेंट की सर्विस को छोड़ करके कोई और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप अपने आप को पहले इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद आप इस कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी फ्रेंड्स इस कंपोजिशन स्कीम से बाहर हैं क्योंकि उनको ई कॉमर्स पोर्टल पे अपनी जो भी गुड्स वो सेल करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम में सेल नहीं कर सकते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम का जो रूल है फ्रेंड्स, जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है जो कि आपको फॉलो करनी है। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो माल आपने मंगाया है टैक्स पे करके, यदि आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप
जो भी टैक्स पे किए हों उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, आप उसका क्लेम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप टैक्स इनवाइस इशू कर ही नहीं रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में, इसलिए आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्टमेंट नहीं करा सकते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आप यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो उसमें आपको टैक्स जो है नॉर्मल रेट से पेमेंट करना होगा, आप कंपोजिशन रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे यदि आप कोई भी सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लेते हैं तब। इसके बाद है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आपके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, एक ही पैन नंबर से रजिस्टर्ड हैं, तो यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं तो सारे बिजनेसेस आपके कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कंडीशंस है ये है कि आप जहां भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आपको ये वर्ड जो है आपको लिखवाना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये कंपल्सरीली आपको वहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मस्ट बी साइटेड ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे उसमें भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन आपको लिखना है। इन केस यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं फ्रेंड्स, इस पॉइंट में आप देखिए, यदि आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और साथ में आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में आपको अलाउ है, आप सर्विसेज दे सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, आप 5 लाख तक ही सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंडीशंस जो कि आपको कंपोजिशन स्कीम में फॉलो करनी पड़ेगी। यदि आप फॉलो करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और कंपोजिशन स्कीम आपको मिल सकता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम को चूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो आप यदि कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो फॉर्म CMP 02, आपको फॉर्म CMP 02 में आपको जो है इंफॉर्मेशन ये सबमिट करनी पड़ेगी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लिए आप चूज़ करने जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम, उसके स्टार्ट होने से पहले ही आपको फॉर्म CMP 02 में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा GST डिपार्टमेंट को, तब जाकर के आप कंपोजिशन स्कीम में जो है आप माइग्रेट हो सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैं सारे फॉर्म्स पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे। अब हम आते हैं टैक्स रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो टैक्स रेट्स क्या है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% है अदर देन नोटिफाइड गुड्स। सो 1% CGST और 1% SGST आपको पे करना है। सिमिलरली यदि आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए CGST जो है 2.5%, SGST 2.5% है, और इनकेस यदि आप कोई अदर सप्लायर हैं तो आपको 1% का इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स 1% ऑफ द टर्नओवर का 1% आपको पे करना है, ठीक है। रेस्टोरेंट यदि आप खोले हुए हैं तो आप जो है उसमें कोई भी अल्कोहल आपको सर्व नहीं करना चाहिए, 5% आपको उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा, और सर्विस प्रोवाइडर यदि आप हैं तो 6% आपको GST पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये होगा रेट के बारे में जो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, इसमें रिटर्न आपको क्या भरना है। सो रिटर्न में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने बताया फॉर्म GSTR 4, अब ये जो चेंज होकर के हो गया है फॉर्म CMP 08 अब आपको फाइल करना है एवरी क्वार्टर, ठीक है। CMP 08 में आप जो है अपनी टैक्सेबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे और पेमेंट करेंगे, और जो फॉर्म GSTR 4 है फ्रेंड्स, ये आप केवल एनुअल बेसिस पे आपको फाइल करना है, ठीक है। GSTR 9A आपको फाइल करना है क्योंकि एक एनुअल रिटर्न है, लेकिन GSTR 4 में जो है, जो हर क्वार्टर में जो आपने टैक्स पेमेंट पे किया है, जो आपने बिल ऑफ सप्लाई इशू करी है, उसमें क्या सेल्स और टर्नओवर आपने दिखाई हुई है, क्या टैक्स आपने पेमेंट किया हुआ है, वो सारा डिटेल आपका GSTR 4 में आपका एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे उसमें रिपोर्ट करना होगा। सो GSTR 4 में आप एनुअली जो है रिपोर्ट करेंगे 30 अप्रैल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और आप जो है CMP 08 आपको हर महीने, हर क्वार्टर के एंड के अगले महीने के 18 तारीख तक आपको CMP 08 फाइल कर देना है, ठीक है। और एनुअल रिटर्न GSTR 9A आपको फाइल करना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया रिटर्न ऑफ फाइलिंग कंपोजिशन स्कीम में, जो कि आपको इस तरीके से आपको करना है,
ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ बांटना चाहता था। और कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।